अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अडियाला के बाहर कारकुनों को कॉल नहीं दी थी, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि उनके तमाम जो ओहदेदार हैं, जो तमाम अरकान असम्बली हैं, वो अडियाला के बाहर पहुंचें ताकि प्रेशर बढ़ाया जा सके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो प्रेशर बढ़ा पाई है? क्या आज वो पावर शो हो पाया? क्योंकि मुलाकात तो आज भी नहीं हुई। अलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा हैं, उन्होंने कल भी ट्वीट किया, आज उन्होंने ट्वीट करके तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं या पार्टी के ओहदेदार हैं, उनको मुखातिब करके कहा कि इससे पहले शायद ही इमरान खान को इतनी आपकी ज़रूरत हो जितनी इस वक्त है। ये सारी बातें जब हो रही थी तो इसी दौरान हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा पे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, चारसदा में वहां पर शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस जो हैं उनकी शहादत की खबर आई। और फिर आज JUI की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मौलाना अताउर रहमान साहब की तरफ से, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर तनकीद की और ये कहा कि वहां की हुकूमत का एजेंडा तहरीक है। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि जो सूबे के मामलात हैं उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर पा रहे। इसी दौरान आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं और वजीर आला की ऑफिस से एक बयान जारी होता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कोई कारकुन नहीं है, कोई खास महकमा नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिसके वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं, वो कलम छोड़ हड़ताल करने जा रहे हैं और 6 मई को यानी कल ये हड़ताल की जाएगी। और इसके साथ उन्होंने बाकायदा वजीर आला सुहेल आफरीदी ने अपील की है कि इस हड़ताल के अंदर शिरकत की जाए। अब सवाल यह है कि हुकूमतों के खिलाफ हड़तालें होती हैं, जब हुकूमतें खुद हड़ताल में चली जाएं तो फिर सूबा कौन चलाएगा? ये एक बड़ा अहम मामला है। लेकिन इसके बीच में हमने जमात इस्लामी के हवाले से भी आज देखा कि वो भी कह रहे हैं कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि बजट को लेकर कहा गया कि IMF और हुकूमत के दरमियान मुशावरत हुई है और IMF ने यह मुतालबा किया है कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से सब्सिडी ना दें। अब IMF सब्सिडी जो गरीब आदमी का मसला है उसके ऊपर तो बहुत फोकस करता है, लेकिन ये जो हटो बचो है, ये जो शशके हैं, ये जो प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर IMF ज्यादा बात क्यों नहीं करता? और इसी दौरान हमने ये देखा कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है उसमें इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो कम हुई हैं। और इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर जो मुल्तान से आई, खबर यह है कि आपने देखा कि लाहौर का जिम खाना पंजाब असम्बली में बहुत जेर बहस आया कि वो चंद 100 या चंद हज़ार रुपए के ऊपर वो ज़मीन जो है वो लीज पे दी जाती है। इसी तरह से पंजाब भर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जिम खाना बनाए गए। अब एक ऐसी सूरत हाल मुल्तान के अंदर है जहां पे कॉटन एयर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसकी ज़मीन जिम खाना को दी जाने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। अब क्या ये ज़रूरी है? जब ऐसे में बहुत मामलात हों, अगर कोई जिम खाना बनना है तो प्राइवेट लैंड के ऊपर कुछ ऐसा हो। ये सरकारी ज़मीनें एक ख़ास तबका जो है उसको नवाजने के लिए क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? फिर ये तो हमारे लोकल मसाइल हैं। जो इंटरनेशनल मामलात हैं, आपने देखा कि कल UAE के ऊपर कुछ मिसाइल हमलों के हवाले से इत्तलात आई, पाकिस्तान ने भी उसको कंडेम किया। आलमी सतह के ऊपर चीजें क्या चल रही हैं, ट्रंप का क्या मामला है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। मैं पहले हिस्से में अपने 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करवाता हूं। स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब बड़े वोकल हैं, भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। मैं जरा आगाज जो है वो स्टूडियो से कर लेता हूं अली बुखारी साहब से। बुखारी साहब, ये बताइए कि ये बात तो चले कोई मीडिया करे या कोई और करे तो डिफरेंट नजर आती है। फिरदौस शमीम नकवी आपके ही एक रहनुमा है कराची से, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास कोई डायरेक्शन नहीं है और इस डायरेक्शन देने के जिम्मेदार 2 लोग हैं, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। इमरान खान की बहन बार बार ट्वीट्स कर रही हैं, वो कह रही हैं कि आप अडियाला के बाहर आप लोग आए। क्या तहरीक इंसाफ वाकई बैकफुट के ऊपर है? कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये तहरीक इंसाफ कभी भी बैकफुट पे नहीं है। अगर बैकफुट पे होती तो 4 साल से जो जुल्म जबर हम पे हुए आज नापैद हो गई होती। आपको मैं अगर पास्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा करीब के भी अगर एग्जाम्पल्स देख लें तो जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के बुरे टाइम आए हुए थे तो उनको मिलने के लिए कोई बंदा नहीं जाता था। उनके पास पार्टी के 16 रुकन से ज़्यादा 17वां रुकन कोई नहीं था। सिमिलरली जब पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा था तो उसके 38 कोर कमेटी मेंबर्स थे, जिनमें से 32 छोड़ के चले गए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और उनकी बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को आके टेक ओवर करना पड़ा और दैन बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब आई, उन्होंने टेकअप किया। तो सिमिलरली हैपेंड विद नवाज शरीफ के। कुलसूम नवाज साहबा अकेली फिरती थी, उनके साथ बंदा कोई नहीं होता था, आपको पता है, और उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने चीज़ें लेकर आई। इवन वो क्लास में भी वो खुद बात करती थी और केसेस डील करती थी।
तो इमरान खान साहब के साथ तो सारा पाकिस्तान खड़ा है। अब जब देखते हैं कॉल आती है वो कि इंतहा दर्जे की क्रैकडाउन होता है। आप देख लेंगे जब लास्ट टाइम जेल में अलीमा खान साहब की कॉल दी गई थी तो उस पर एक और FIR हुई, दहशत गर्दी के तहत FIR हुई, जबकि वहाँ तो हुआ ही कुछ नहीं, और आज भी उसमें से 42 लोग जेल के अंदर। सो इवन एन अदरवाइज लीडरशिप हो या इसको यहाँ पे रोकता हूँ। अगर जो आप बात कर रहे हैं ना, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, इमरान खान की पार्टी का मसला है जो सच नजर आ रहा है कि पार्टी क्या इमरान खान के साथ खड़ी है? ऐसे नहीं है, मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। बात यह है कि जब मैंने आपने पहली बात जो कही थी कि हडियाला जेल की कॉल जब भी कॉल आती है, चाहे पार्टी की तरफ से आए चाहे उनकी बहनों की तरफ से आए, तो उस पर लोग निकलते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं, पहुँचते हैं, डंडे खाते हैं, मारे खाते हैं, पर्चे कराते हैं, और इवन एन अदरवाइज फिर दोबारा खड़े होते हैं। और ऑन द अदर साइड जो आप कह रहे हैं, इमरान खान साहब ही की पार्टी है। जितने भी आप पार्टी के किसी एक नोटिफिकेशन का मेरे समेत जिक्र कर लें तो सबको नोटिफाई इमरान खान साहब ने कहने पे किया गया, उन्हीं की मर्जी शामिल होती है, उसके बाद किया गया। और सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि जो पार्टी का लाया अमल है, पार्टी का लाया अमल देखें, हमारी लीडरशिप जो है टॉप, इमरान खान साहब जेल में, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में, डॉक्टर साहबा जेल में, एजाज चौधरी साहब जेल में, चीमा साहब जेल में, और मामून रशीद साहब जेल में। हमारे ऊपर दर्जनों FIR आपके सामने बैठा हूँ। तो इशू ये है कि सारी टॉप लीडरशिप या जेल में या जकड़े हुए हैं, इवन एंड अदरवाइज हम इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो यही एक क्रेडिटेबल चीज़ होती है। अब लाया अमल देने की बात होती है। देखिए, लाया अमल पॉलिटिकल लोगों ने देना होता है और पॉलिटिकल विजडम के साथ दिया जाता है और एक थॉरली डिस्कशन के साथ दिया जाता है। ये पॉलिटिकल डायलेमा है, ये पॉलिटिकल इशू है, ये पॉलिटिकली सॉल्व होगा। इसमें कोई मिलिटेंट्स तो नहीं आएंगे जो सॉल्व करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सोच बूझ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पीसफुल रह के हम चीज़ें करते हैं। इवन एंड अदरवाइज एक पूरी एक सेटअप है जो हमारे खिलाफ ओरिएंट होता है और हमारे खिलाफ इनिशिएट होता है और सारे के सारे लोग आते हैं। सो जितने भी आपके, चाहे शमीम नकवी साहब हों, चाहे गौहर साहब हों, चाहे सलमान राजा साहब हों, इन सबको अपॉइंटमेंट किसने दी हुई है? इमरान खान साहब ने दी हुई है। उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं। लेकिन तासुर ये है ना कि हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर आप लोगों का है हुकूमत के ऊपर प्रेशर। मैं एक और तरह से इसको सवाल मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपके सवाल को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैंग हो गए, कितना प्रेशर था हुकूमत के ऊपर? फांसी लगा दी अगलों ने। 40 साल बाद कहा जा रहा है कि जनाब, तो ये तो आपकी नाकामी है। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये तो आपकी नाकामी अगर आप प्रेशर नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैंग हो गया तो प्रेशर कोई डेवलप नहीं हुआ। भाई, हमने तो 300 मुकदमों में, एक भुट्टो साहब पे एक ही मुकदमा था, उसी में कन्विक्ट हो गए। हमारे ऊपर तो खान साहब के ऊपर 300 मुकदमे। नासिर भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि ये अडियाला के बाहर जो सिलसिला है, आप वहाँ मेल मुलाकातें भी नहीं करने देते। आज खालिद यूसुफ चौधरी साहब पहुंचे थे, बाकी मुलाकातें तो ना करने दें, उनके वकालतनामे तो साइन होने दें। वकला का तो तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने आगे अपीलें करनी है, पिटिशंस फाइल करनी है, वो भी आप नहीं करने दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं, नहीं हो रही है, मुलाकात करने ये जाते नहीं है, ये अदालत का मसला है और ये जो जेल में बैठा है उसका मसला है। जो सुप्रीडेंट जेल है, अगर वो मुलाकात नहीं करा रहा तो जरूरी है उसके SOP जो है ना वो फॉलो नहीं करते होंगे जो हाई कोर्ट इनको कहता है। वैसे तो जब मिलना होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हुआ तो उन इमरान का जो वकील था वो 3 घंटे उसके पास बैठा रहा। तो बात ये है, ये जाते ही नहीं है। ये जहां से बंदे उठाते हैं, सर आओ चले जी, कल अलीमा खान साहबा ने कहा आ जाओ, जितने MNA MP आ जाओ, आज मुलाकात करनी है। तो ये इनका तरीका अगर यही रहेगा तो फिर यही होता रहेगा। नहीं भट्ट साहब, जो खालिद यूसुफ चौधरी साहब उनके वकील हैं, बुशा बीबी की फैमिली वहां पहुंची थी, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो सियासत पे बात करते हैं, ना सियासत से कोई लेना देना है। वो तो प्रोफेशनल वकला हैं जिन्होंने उनको रिप्रेजेंट करना है। वो कहते हैं हमने अपील फाइल करनी है, वकालतनामे साइन नहीं हो रहे हमारे। देखें, वकालतनामे और भी लोगों के साइन होते हैं ना। वकील जाता है, जाके वो ऑर्डर दिखाता है, वकालतनामा साइन होता है, आ जाते हैं। ये जत्थे लेके जाते हैं, ये सियासी बयानियां बनाने जाते हैं, ये साथ मीडिया को लेके जाते हैं, जहां वहां बैठ के ये वो टिकटॉक बनाना शुरू कर देते हैं। इनका मकसद एक होता है कि हम बताएं जी हम आए हैं। इनकी आपस के हालात, PTI जिस हालत में पहुंची हुई है, ये इनके अपने मसाइल है। हाँ, अकेले जाएं, जाके जिससे मिलना है मिल लेते हैं। ये जत्थे क्यों लेके जाते हैं? बाकी जो उधर जितने होते हैं कैदी, उनके लिए क्यों इस तरह की कोई सिचुएशन बनाते हैं कि स्टूडेंट घबरा जाता है, उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है। बाकी जितने वहां कैदी हैं, ये इनका तरीका अगर यही है, ये शुरू से इसी तरह कर रहे हैं। जब ये तरीका इख्तियार नहीं करते थे तो मुलाकातें हफ्ते में 2 दफा होती थी, एक फैमिली की और जो दोस्तों की। लेकिन ये अब जाते ही जत्थे लेके हैं, कभी वज़ीर आला जाता है, सारे
अपने साथ गनमैन ले जाता है हाँ। और इतने लोग लेके चले जाते हैं कि हम मुलाकातें करने जा रहे हैं, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। ये अपना तरीका ठीक कर रहे हैं तो मुलाकात हो जाती है। मुलाकात पे हुकूमत कोई पाबंदी नहीं लगाती। हाँ। ये अदालत का काम है, जो अदालत हुक्म करती है ये वो एसओपी साइन करें तो साइन हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्ट साहब, हमने माजी में देखा कि शहबाज शरीफ साहब जब जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक के अंदर, तो लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जब बहुत गर्मी होती थी तो पंखा हाथ में लेकर वो वहां एहतजाज करते थे, कहते थे कि पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है वफाक। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो कलम छोड़ हड़ताल करने जा रहे हैं कल 6 मई को, और साथ उन्होंने कहा जी हमें एनएफसी अवार्ड को लेकर, बिजली और गैस को लेकर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, आप दानिस्ता तौर पे इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। ये आप क्यों नहीं उनके पैसे देते? पूरा सूबा आपके खिलाफ, इसकी तो ये बिल्कुल वही काम है जो आपने माजी में किया, आज वो एहतजाज कर रहे हैं, तो उनका हक दें जो वो मांग रहे हैं। एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। एनएफसी अवार्ड के लिए मीटिंग हुई जो ये आए, वजीर आला ने आके उसमें शमूलियत इख्तियार की, वो इनकी बातें सारी चल रही हैं। हाँ। ये अगर जाके अभी स्टेडियम में जाके वो कहते हैं जी हम असेंबली लगा रहे हैं, तो वो इनकी अपनी सोच थी। उस टाइम को क्या रिजल्ट मिला इनके सामने है। देखें, कोई भी आप काम करेंगे ना गैर जमहूरी तरीके से, अगर शहबाज साहब ने वहां मीनारे पाकिस्तान के नीचे कोई अगर बैठ गए थे कि बिजली के लिए मैं एहतजाज कर रहा हूं, तो वहां उन्होंने किसी के लिए खतरा पैदा नहीं किया। अच्छा। किसी के साथ ये नहीं किया कि नहीं छोड़ेंगे तो आज ऐसा करेंगे, किसी को जख्मी नहीं किया, कोई किसी को नुकसान नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, ये स्टेडियम में जाए बैठे, इनके लिए वहां भी लोग नहीं आए। ठीक। तो ये इनके जो तरीकेकार हैं, ये तो वो लोग हैं, ये कहते थे ईद गुजर गई है ना अभी, ये कहते थे एक फोर्स बना रहे हैं जिसके लिए सिर्फ उसका एक काम होगा इमरान खान को बाहर निकालना। किधर है वो फोर्स? कोई अच्छा। नहीं। ये कहते थे जी हम एक कंटेनर बना रहे हैं, ईद के बाद निकलेगा तो दुनिया इकट्ठी होगी। ये झूठे लोग हैं, ये इनके पास कुछ नहीं है, ये खुद एक नहीं है। इनके बयानी हर जगह नए दिन दिन में खत्म हो जाते हैं। इन्होंने एहतजाज करके भी देख लिया, इन्होंने गैर कानूनी तरीके इख्तियार करके भी देख लिया, इनके साथ कोई नहीं है। इनको कहें अपना रवैया बदले, तरीका वो जमहूरी इख्तियार करें। जो जेल में है उसको रिहा कराना है तो फिर अदालत में जाए। हुकूमत ने ना उसको जेल में रखा हुआ है, ना हुकूमत उसको बाहर ला सकती है। 190 मिलियन चोरी अली चाली चोरों ने ये किया काम। जाए जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। वो ओपन शर्ट केस है कि पैसा आया बाहर अवाम के लिए, तो उन्होंने उस मलिक रियाज के साथ मिल के तो उसके अकाउंट में जमा करा दिया, इसका जुर्माना है। तो ये हमने नहीं किया ना। अदालत में जाए, अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर अदालत ने उनको बरी कर दिया तो हुकूमत को कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है जी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू कर। वेलकम बैक। अच्छा भट्ट साहब, आप चूंकि उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे, एक तालिब इल्म के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और पीटीआई वाले बुखारी साहब मौजूद हैं, ये सुन भी रहे हैं, कि ये बताएं कि आपने भी तो नवाज शरीफ को इक्विट भी कराया, बाहर भी लेकर गए, फिर वापस भी आए। ये पीटीआई ऐसा क्या करे जो आपसे सीखते हुए, जो आप लोगों ने नवाज शरीफ के लिए रास्ता पैदा किया, ये भी इमरान खान के लिए वैसे ही रास्ता पैदा करें, अदालतें भी केसेस सुने, उनकी रिहाई भी हो जाए, वापस जलसे वलसे की भी इजाजत मिल जाए, सब कुछ एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक भी हो जाए। देखें, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। मियां नवाज शरीफ को अगर उन्होंने बाहर भेजा है, इन्होंने उनको पहले खाने में जहर दिया। अच्छा। जब उनकी हालत खराब हो गई, इनके अपने डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ये नवाज शरीफ यहाँ नहीं पहुंच सकता, इसको बाहर ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे जिम्मे पड़ जाएगा। ये इनकी हुकूमत थी। वो यास्मीन राशिद भी इनकी थी। ये सब कुछ इन्होंने किया। मेरे कायद को अल्लाह ने जिंदगी दे दी। बाहर वो जब गए, इलाज हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि इनके खाने में इनको कुछ दिया गया है, पॉइजन दिया गया जो स्लोली इंसान को खत्म करता है। लेकिन ये बातें तो अब चली गई ना। हम आके अदालत में गए, अदालत से हमने रिलीफ लिया। ये अब मुझे बताएं, इनको सजा हमने दिया, अदालत ने दिया। इनका वो साकिब निसार जो था, अब उस जैसा जज दोबारा नहीं आ सकता जो कहता था मैं 2-3 एमपी वैसे उड़ा दूंगा। अब एक सुने, आप जो है ना, अदालत में जाएं, अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर अदालत इनको छोड़ेगी तो हुकूमत को कोई इतराज नहीं है कि 190 मिलियन हमने नहीं बनाया। इनको हमने कहा ये क्यों जाग के हमला करो, ये इनको हमने कहा कोर कमांडर के घर जाओ, जाके जलाओ। ये काम ये खुद करते हैं। जब खुद करेंगे तो फिर उसकी सजा भी इनको अदालत देगी। ठीक है बुखारी साहब, ये तो होगी जो पीटीआई की, अडियाला की या ओवरऑल पॉलिटिक्स है। आपकी एक सूबाई हुकूमत भी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कोई आप लॉ से भी आपकी रेलेवेंस है और जाहिर है कि हिस्ट्री से भी है,
कोई तारीख में ऐसी मिसाल आपको मिलती है कि सूबाई हुकूमत खुद हड़ताल पर चली जाए विफाक के खिलाफ और वो सूबे का वजीर आला खुद से कहे कि कलम छोड़ हड़ताल है, कोई काम नहीं बिल्कुल करेगा? जी, हमें तो मिलती है। हमने तो इस 100 कॉर्ड 17 सीटों वाले वज़ीर आज़म को बाहर उसके मज़ार पे जिना लाहौर के अंदर हमने मीनार पाकिस्तान के बाहर कैंप लगा के ऑफिस लगाते हुए देखा। गर्मी में हम कर रहे हैं, बाहर आ गए कैंप लगा के और वहाँ पर ही अपना ऑफिस करते रहे। ऐसी बात नहीं होती। जब आपके इलेक्टेड CM को, इलेक्टेड कह रहा हूँ, सिलेक्टेड नहीं कह रहा हूँ, 17 सीटों से नहीं आया हुआ, वो जीत के आया हुआ है। आप 10 दफ़ा खोल रहे हैं, उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं आपको रिजल्ट कहीं मिलेगा। यहाँ तो इस्लामाबाद के हमारे 3 हल्कों के रिजल्ट कोई नहीं खोल रहा, ठीक है ना। सो बात यह है कि जब उनको काम नहीं करने दिया जाता इलेक्टेड लोगों को, तो उनको ऐसा ही काम करना चाहिए। इसमें कोई बाहर नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना पीसफुल तरीके से लीगल तरीके के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना हर शहरी का हक है। आपको पता है कि जब ये हड़ताल की कॉल दी गई है चारसदा में, वहाँ पे आज भी एक जो आलिम है मौलाना मोहम्मद अदरीस साहब, वो शहीद हुए हैं। कई शख्सियात को हिट किया गया है। अमन अमान का सबसे ज़्यादा जो मसला है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। तो आज भी मौलाना ताउर रहमान नहीं, मैं तो इससे थोड़ा सा और आगे जाता हूँ ना। अमन अमान का मसला सबसे ज़्यादा तो आपके शहर इस्लामाबाद में धमाका हो गया। यहाँ पर ये आपके पीछे मरगला एवेन्यू, आज मैं सुबह आ रहा था, 7 नाके लगे हुए हैं। तो इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई। पूरे वो जुम्मे के दौरान पूरे का पूरा इमाम बारगाह के अंदर नमाज पढ़ते हुए नमाजी उड़ गए सारे के सारे। किसी ने पूछा कचहरी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कचहरी मौजूद है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो किसका फेलियर था? फेडरल हुकूमत को घर चला जाना चाहिए। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने हर लिहाज से मुल्क को पीसफुल रखना है। पीसफुल नाके लगाने से कभी नहीं होता, ठीक है। लोगों को चेक करने से, मुंह गाड़ियां नामे मांगने से, पैसे लगाने, दिहाड़ तो लग सकती है उससे, अफसरों की भी लग सकती है, नीचे खड़े होने वालों की भी लग सकती है। ऐसे कभी भी आपका अमन नहीं आ सकता, क्योंकि मसला यह है कि आप अगर इससे पीछे चला जाऊं मैं और पॉलिटिकल गुफ्तगू कर दूं, तो यार लियाकत अली खान साहब को तो पिंडी में गोली लगी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को पिंडी में हैंग किया गया। नहीं, उसमें मसला ये है, भुट्टो शहीद पिंडी में शहीद हुई थी। मौलाना ताउर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसका एजेंडा तहरीक है। जब आप तहरीक पे फोकस करेंगे, उन कामों में रहेंगे, तो जो अवाम के इशूज हैं, जो अमन मान के मामलात हैं, उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक शहादत हुई है। सबसे पहले तो उनको, हमें अफसोस है उनका कि किसी पार्टी के भी हों, किसी मजहबी स्कॉलर हों, किसी भी फेथ से उनका तल्लुक हो, लेकिन एक इंसानी जान गई है, उनका तो अफसोस है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जो बात है कि ये बात कोई आज से तो स्टार्ट नहीं हुई। ये तो जब आपने 2002 के अंदर अफगान वार में हम घुसे थे, सेकंड टाइम, तो उस टाइम सोचना चाहिए था उस टाइम के लोगों के हम क्या कर रहे हैं। हमारा 3 बॉर्डर इनसिक्योर हैं। आज आपका ईस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर है, आपका वेस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर है, और आपका 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान की सतह, वहाँ भी जंग चल रही है। तो हमें तो ये सारी चीज़ों को देख के चलना चाहिए, उसके मुताबिक फैसले करने चाहिए। और सबसे पहले हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, आपकी अवामी पज़राई आपके साथ नहीं होगी, आपको सक्सेसफुल रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जहां तक हमने बात कर ली कि आपकी एज ए पार्टी पोजीशन क्या है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, कुछ और अवामी मसाइल भी हैं जहाँ पे आपके पास अपोजिशन का रोल है। मुल्तान में ये जो वहाँ पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, वहाँ पे जिम खाना बनाना चाहते हैं कमिश्नर साहब और डीसी साहब, चूंकि सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन इश्यूज पे भी पीटीआई उस तरह बात नहीं कर रही, या उन इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर रही। अब देखें ना कि जिम खाना बनाएं, ये तो एक मखसूस तबके का है, उसकी लाखों में मेंबरशिप है। वो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसका तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो आप सरकार की जमीन एक मखसूस तबके को, जिसको इसराफिया कहा जाता है, उसको देने जा रहे हैं। कहाँ है आपकी पंजाब में अपोजिशन है, वहां बात नहीं हो रही, विफाक में बात नहीं हो रही। देखिए उमर दराज, आपकी बात बिल्कुल सही है अप टू द एक्सटेंट के जी, जो सरकारी जमीनों का इस तरह बेजा इस्तेमाल हो रहा है मनमाने तरीके से। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, एक यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन की ज़मीन है, वो जा रही है एक जिमखाना के लिए। यार, आप मुल्तान की बात करें, मैं तो अंडर योर नोज इस्लामाबाद की बात करूं, 6000 घर गिरा दिए यहाँ पर, कच्ची आबादियाँ 6000, जिनकी लेगेसी है 200 साल से ज़्यादा की। कोई कंपनसेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और वहाँ पर हम होटल्स बना देंगे शंघाई तर्ज पे। भाई, कल कोई नया वजीर एक तगड़ा आ गया तो कहेगा नहीं यार नहीं, ये शंघाई वाले होटल भी सारे गिरा दो, हम यहाँ पर जो है उसकी तरह अलाबामा की तरह फार्म हाउसेस बनाएंगे, यहाँ खाने पीने का प्रॉब्लम है। इस तरह तो चीज़ें नहीं होती, यूँ तो चीज़ें चलनी भी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है। आपको स्टेट का काम है अपने लोगों को प्रोटेक्शन देना। किसी ने बात की, इवन आपने कोई प्रोग्राम किया, 30,000 दरख्त कट गए यहाँ से यार। किसी ने इसके ऊपर बात की, क्लाइमेट कंट्रोल, चेंज, सैलाब आ रहे हैं, हम रोज करते हैं। किसी ने जाके प्रोग्राम किया कि यार ये गरीब लोग जिनके छत गिर गए, ये कौन थे? ये कोई बंगाली थे, ये कोई इंडियंस थे, ये कोई अफगानी थे? नहीं, ये पाकिस्तानी थे, और बाय बर्थ पाकिस्तानी थे, और नेटिव सिटी के रहने वाले थे। इस शहर के वो 1960 में इस्लामाबाद बना, आपको 1860 की भी उनके बुजुर्गों की कब्रें मिलेंगी। यार, इस तरह अपने लोगों को स्टेट करती है। स्टेट का माँ का दर्जा होता है, उसने अपने लोगों को कंपनसेट करना होता है, अपने परों के नीचे देना होता है। आपने निकाला, उठा के फेंक दिया बाहर, ओके यार, कोई कंपनसेशन। किसी ने जाके पूछा कि वो रह रहे कहाँ पर है, उनके पास है क्या?
किसी ने कोई चीज़ को डिस्कस किया? तो ये तो अलमिया, इसीलिए हम चाहते होते हैं, इमरान खान साहब का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लॉ सबके लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 बिल्डिंग का इशू आया, हाईलाइट भी हो गया, रुक भी गया, कमीशन भी बन गए, और अंडर द नोज इतने गरीब लोगों के घर गिर गए तो किसी को कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। अच्छा, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कहता हूँ जी, मैं तो लाइक आई एम द सन ऑफ द सॉइल ना, मैं तो आपका असल रिप्रेजेंटेटिव बैठा हूँ इस्लामाबाद का। मुझे ये बता दें कि जुडिशरी स्टे देती है, पहली बात तो देती ही नहीं, और अब तो मीटिंग में ये कहना शुरू हो चुका है जनाब के आपको कोई भी कुछ कोर्ट की तरफ से नहीं आएगा, हर्डल जाएं जो मर्जी कर दें आप, पकमल बादशाही है। अगर कोई दे भी दे आपको और एग्जीक्यूट ही नहीं होता, एग्जीक्यूट करने के बाद बात करें, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इसको तो ये इश्यूज जिनकी आप बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी कह रही है कि वो ईद के बाद अवामी तहरीक की तरफ जाएंगे, तो क्या इस चीज़ का इम्कान है कि अगर आप खुद से लॉन्ग मार्च नहीं कर पा रहे, या आपके लिए जो आप कहते हैं हमारी स्पेस नहीं है, मुकदमात है, सब कुछ है, तो कोई जमात इस्लामी या अपोजिशन का जो एक अलायंस आपने तहरीक तफ्ज़िया ने पाकिस्तान बनाया है, वो भी अमलन गैर फाल है, जहां बैरिस्टर गौहर सलमान के राजा पे सवालात हैं, वहां ये भी है कि महमूद खान अचकज़ई के पास भी कोई लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रहा। देखिए उमर, इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हों या अल्लामा राजा नासिर साहब हों, जब इनको अपोजिशन लीडर इन बोथ हाउसेस बनाया गया, मैं वो शख्स था जो इमरान खान साहब ने जिसको मैसेज दिया, मैं अकेला था वहाँ, और मैंने आके मैसेज दिया, और उसके बाद पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई। उन्होंने इनको इख्तियार दिया कि ये नेगोशिएशन भी करनी है अगर तो यही करेंगे, और अगर इन्होंने एहतजाज भी करना है तो उन्होंने करना है। ज़ीरे पुराने पॉलिटिशियंस हैं वो, और खान साहब का बड़ा ट्रस्ट लेवल हाई है उनके ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर भी बहुत हाई है और उनके ऊपर भी बहुत हाई है, क्योंकि हम ऑलरेडी आप देख लें हमारे 2 जनरल सेक्रेटरीज, 3 जनरल सेक्रेटरीज तो नायल हो चुके हैं। सो इशू ये है कि अब वो इसको लीड कर रहे हैं, और वो उनकी कोशिश है कि हम किसी तरह इसको लेके जाएं मुल्क के लिए जो बहुत बेहतर हो, उसके लिए जो हमारा अंदर अनार्की होती है वो अल्टीमेटली एक डिजास्टर की तरफ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें उनको भी खान साहब से एक्सेस और मुलाकात नहीं दी जा रही। अब मुझे एक बात बता दें कि एक कॉमन सेंस की बात है ना, मैं तो एक नेचुरल लॉ की बात कर रहा हूँ, जो कुदरती कानून होता है ना जिसको, उसके बात करता हूँ। कि आपको याद होगा कि जब PDM की गवर्नमेंट थी और शहबाज शरीफ साहब उस टाइम वज़ीर आज़म बने, वो आफ्टर रजीम चेंज और सारी चीज़ों के बाद, और मियां नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों के बजाय 4 साल बाहर गुजार के अदालती हुक्म के मुताबिक वो गए बाहर, उन्होंने इलाज कराया। यहाँ से पूरी की पूरी कैबिनेट जाती होती थी, सारे मेन उनको वहाँ जाके उनसे पूछ के आते थे, उसके बाद डील होती थी। क्या आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछे बगैर कोई पीपल्स पार्टी का बंदा कोई बात कर सकता है? क्या मेरे जैसा वर्कर कोई इमरान खान साहब से इजाज़त लिए बगैर कोई बात कर सकता है? ऐसी बात नहीं होती ना। आपने अपनी पार्टी लीडरशिप को, हमें वोट किसकी वजह से मिली? मैं आपके प्रोग्राम में क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मेरे सर पे इमरान खान साहब का हाथ है, मेरे पास इमरान खान साहब की वोट बैंक उठाया हुआ है, मैं जीत के बैठा हूँ आपके पास, ठीक है ना, इसलिए आप लाते हैं। तो अगर मैं अपने लीडरशिप से पूछूंगा नहीं, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करूँ ना मैं। राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं भट्ट साहब, ये खबर आई मुल्तान के हवाले से कि वहां पर जो खासकर एक कॉटन को लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी जो जमीन है उसके ऊपर जिम खाना बनाया जा रहा है, 15 एकड़ की जमीन जो है वो दी जा रही है। ये पहले लाहौर जिम खाना पंजाब असेंबली में मैंने कवर भी किया, वहां ये इशू रेज हुआ। ये गवर्नमेंट की जमीन है, पाकिस्तान के जो लोगों की मिल्कियत है, वो खास तबका जो इशराफिया का तबका है उसको दिया जाना कहाँ का इंसाफ है कि वहां पे भी आज भी रिसर्च होती है। बेशक कॉटन की हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उस पर फर्क पड़ा है, प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा है, लेकिन बहरहाल वहां पर रिसर्च तो हो रही है। ये जिम खाना पाकिस्तान के आम लोगों की जरूरत तो नहीं है। देखें, जिम खाना जो है वो हुकूमत पंजाब का है ना, या जो लाहौर में जहां भी बनेगा, ये सरकार की जमीन है, सरकार का जिम खाना वो बनेगा, क्लब है, वो लोग मैं और आप जाते हैं वहां और हर कोई जा सकता है। तो वो ना हुकूमत साथ लेके जाएगी, जिसकी भी हुकूमत है कि ये चलता रहेगा। इस्लामाबाद क्लब भी ऐसा ही है, बाकी भी ऐसी चीजें। कोई वो बात करें जिसके लिए हमने किसी कहते हैं ना कि PTI वालों का किसी ने हक लिया है। ये एक बात है, अगर वो जिम खाना बन रहा है तो वो सरकार का ही रहेगा, उनके पास ही रहेगा। इसमें कोई हम लेके नहीं जा रहे, या नून अपने घर नहीं लेके जा रही कोई चीज। भट्ट साहब, एक आम आदमी का लाखों की मेंबरशिप वाले किसी जिम खाना से, किसी क्लब से क्या लेना देना है जिसकी सैलरी 25, 30, 40, 50, 60 हजार है? देखें, जो लोग वहां जाते हैं वो अपनी फीस जमा कराते हैं। वो लोग, अगर आप होटल में जाएं तो वो आपको मिल लेते हैं 25,000 रुपए, अगर जिम खाना में जाएं वो आप 5,000 रुपए में रहते हैं। वो सरकारी लोग भी आके रहते हैं। वो सरकारी लोग, मैं जब मेरी हुकूमत नहीं होगी, आपकी हुकूमत नहीं होगी, जिसकी भी हुकूमत होगी, वो सरकारी लोग वो यूज करेंगे। तो ये सरकार की चीज होती है। उस पे आप कहें जी कि ये क्यों बन रहा है, ये नहीं बनता। अगर वो समझते नहीं बनना चाहिए तो वो अदालत में चले जाए लोग।
ये चीजें वो होती हैं जो कानून और उसके दायरे में रह के बनती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, सेनेटर नासिर भट्ट साहब का मुस्लिम लीग नून से और अली बुखारी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपसी मामलात के ऊपर अपने हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो सिफारती और इंटरनेशनल मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। आपने सियासी मामलात के ऊपर पहले हिस्से में गुफ्तगू सुनी, अब जरा बात करते हैं खासकर जो इंटरनेशनल मामलात हैं, सिफारती महाज के ऊपर जो चीजें चल रही हैं। हमने देखा कि सीज फायर या बाकी माहदे के हवाले से चीजें चल रही थी। अमेरिका ने एक जहाज और अमला पाकिस्तान के हवाले किया जो ईरान पहुंचा दिया गया, लेकिन कल कुछ यूएई को लेकर चीजें हुई हैं। इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। पाकिस्तान के साबिक सफीर जियर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। मुझे ये बताइए कि ये जो कल हैपनिंग हुई है इसका सिग्नल क्या है? क्या चीजें ट्रैक के ऊपर नहीं है? क्या ये एस्केलेशन ईरान की जानिब से है या कोई स्पॉइलर है जो इस पूरी सिचुएशन को स्पॉइल कर रहा है? देखिए हम लोग जो इस वक्त डील कर रहे हैं ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स, डिप्लोमेटिक भी और जंगी एतबार से। इसमें सिर्फ 2 या 3 जो है वो महाज नहीं है, इसमें बड़े लंबे लंबे खेल भी खेले जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं और कुछ तो वाजे हैं और कुछ नहीं है। जो वाजे हैं उसमें इजराइल है और जो वाजे नहीं है वो हमारे ईस्ट में है, जो खुल के नहीं आता। लेकिन इसका हमें पता है कि 2 दिन जंग से पहले वहां खड़ा था इजराइल मोदी, और ये बात अब रिपोर्ट हुई है कि ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद मोदी, नेतन्याहू ने कहा कि जनाब बस ये जंग होने दे, जल्द ही, जंग की बात तो नहीं की उसने उस वक्त, उसने कहा जल्द ही एक नक्शा तब्दील होने वाला है इस इलाके का। अच्छा, किसी ने नोटिस नहीं लिया, अब उसका नोटिस लिया जा रहा है। ये बड़ी छोटी खबर यहीं से निकाली थी, उसको मैंने पढ़ा, मैंने कहा देखे दिस इज द क्रक्स कि 2 दिन पहले मोदी क्यों जाता है। तो देखिए फॉल्स फ्लैग के जो मास्टर हैं दुनिया में, ये दोनों हैं इस वक्त। जब अगर आप देखें जितनी भी क्राइसिस गुज़श्ता 10-20 साल में हुए, कम से कम 10 साल 15 साल में, उसमें मोदी का जो हिंदुस्तान है और जो नेतन्याहू का इजराइल है, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, जो भी करना चाहे क्योंकि उनके नजर में इंसानी जो खून है उसकी कोई कीमत नहीं। उनको फकत और फकत पावर चाहिए, फकत और फकत अपने आप को और अपने इलेजिटिमेट रिजीम्स को दबाव देना है। ठीक। अच्छा बलोच साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि अब क्या हम ये समझें कि क्या अभी भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो हो सकता है, टॉक्स चल रही हैं, या फिर दोबारा वापसी की तरफ जा रहे हैं जहां पे एस्केलेशन का बहुत इम्कान पैदा हो गया, या खुदा न खास्ता बराह रास्त एक बार फिर तसादुम शुरू हो सकता है, जिसमें अमेरिका के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका जी हम अगर आपने हमारे जहाज़ों को हिट किया, चूंकि कल जहाज़ों को कुछ टारगेट किया गया है, तो फिर हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं देखा। देखिए ये दूबदू बयानात जारी है। ईरान ने भी कह दिया है कि हमारी मर्जी के बगैर, पूछने के बगैर अगर किसी ने ये हिम्मत की कि हमारे हिसार को तोड़ा और निकलने की कोशिश की, तो चूंकि अभी तक उनके नजर में और अमेरिका की नजर में भी जंग जो है वो पॉज है, इट्स नॉट डन, खत्म नहीं हुई, ये स्टेट ऑफ वॉर है। तो उसमें जब वो बयान देते हैं तो उसमें इस चीज को वो करते हैं कि यू आर पासिंग थ्रू ए वॉर जोन। तो इस वक्त ये बात दुरुस्त भी है कि जो जहाज वहां पे खड़े हैं वो एक वॉर जोन में है। कुछ इलाका जो है वो अमेरिका के हाथ कंट्रोल में है, कुछ इलाका ईरान के कंट्रोल में। तो ये एक जायज बात बनती है इस लिहाज से कि अगर ईरान ये कहता है कि जी हमसे पूछ के निकले या हमें कोऑर्डिनेट करें, तो मेरे ख्याल है किसी हद तक, इस हद तक वो जानिब है जब तक कि जंग के हालात को फॉर्मली कहा जाता है कि नहीं अब जंग खत्म हो गई, अब हमने सेटल कर दिया। वो अभी उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन फासला कितना दूर है कोई नहीं कुछ कह सकता। अच्छा बलोच साहब, एक तो मशरक़े वुस्ता के अंदर हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो मिलिट्री बिल्डअप है वो अभी भी जारी है और उन्होंने कहा कि इसको जारी रखा जाएगा। फिर आज भी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्स, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं जी ईरान की तरफ से जारहियत की गई है। फिर वो सेनेटर्स जो वॉर सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि इस पूरी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है ईरान की जानिब से। जब इन सारे डॉट्स को देखते हैं तो यूं लगता है कि बाय डिजाइन चीजों को उस तरफ ले जाया जा रहा है कि शायद दोबारा से एक बराह रास्त तसादुम हो। आप समझते हैं या आप समझते हैं कि नहीं,
ये स्टेटमेंट्स भी चलेंगी, छोटी मोटी तसादुम वाली चीजें भी होती रहेंगी और कहीं ना कहीं निगोशिएशंस कंक्लूजन की तरफ जाएंगी? देखिए, आपने तकरीबन खुद ही ये सिनारियो कर दिए, एक वर्स्ट केस सिनारियो और एक बेस्ट जो है सिनारियो। तो वर्स्ट केस सिनारियो तो ये है कि ये सब दिखावा है, बातचीत सिर्फ कवर है, और जिसका मुजाहरा किया है अमेरिका ने कि बातचीत करते करते लड़ाई कर देते हैं, हमला कर देते हैं। इसी वजह से ईरान अभी तक वो कहता है कि मैं उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक कि हमें एश्योरेंस न मिल जाए कि आप दोबारा फिर लौट के फिर हमले नहीं करेंगे। हम तंग आ चुके, अगर तुमने जंग लड़नी है तो वी आर रेडी, और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक आप खुद कहें तो वह तायब ना हो जाए, खुद कहें कि बस अब हमने जंग नहीं करनी। तो मेरे ख्याल है वो मेंटली अपनी कौम को भी वो तैयार कर रहे हैं और अपनी फौज को भी तैयार कर रहे हैं कि अगर जंग लड़नी पड़ी लंबी तो वो लड़ेंगे। अब अमेरिका का ये है कि दे गो फॉर शॉर्ट एंड स्वीट अटैक्स, क्योंकि उनके पास लीथल जो ताकत है जो हवा से इस्तेमाल होती है, दैट इज एयरप्लेन्स एंड मिसाइल्स, तो वो उसमें बिलीव करते हैं। और अभी जो रिसेंटली एक सेंटकॉम कमांडर ने उसके साथ ब्रीफिंग दी थी कि क्या ऑप्शंस हैं, तो उसने कहा था कि यस वी विल हैव ए शॉर्ट एंड इफेक्टिव कैंपेन। लेकिन आज की जो बिल्डअप है वो उसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है कि शायद वो ईरान को डिटरेंस दिखाना चाहते हैं कि जो कि तकरीबन 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और बहरी बेड़े हैं, 15,000 नेवल हैं, तो इट्स अ मुकम्मल एक कॉन्फ़िगरेशन है और बड़ी इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। तो अच्छा होगा ये कि नुकसान दुनिया का होगा, वहां से जो है वो ईरान का भी हो रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जहाज नहीं आ रहे न जा रहे हैं उधर से। इसी तरह से अमेरिका भी रोका हुआ ईरान का, और ईरान ने बाकी दुनिया। आप कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट ग्लोबल होगा। मैं एक और आपकी जरा इंसाइट चाहता हूं कि ये जो खासकर सिर्फ यूएई को टारगेट किया जाना या यूएई के हवाले से होना, ये क्या सिग्नल है? फिर हमने ये देखा कि इसराइली जो खासकर लीडरशिप है उन्होंने जो बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमारे एलाई को टारगेट किया गया है, हम अपने एलाई के साथ खड़े हैं। फिर ये बताया जाना कि वहां से इसराइल से जो टेक्नोलॉजी है वो यूएई ट्रांसफर की गई है। ये क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे सिनेरियो की, खासकर जब यूएई को हम देखते हैं तो? एग्जैक्टली कि ये खबर तो आपने भी पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी कि आयरन डोम जो है वो दिया है। अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है कि इजराइल ने अपना आयरन डोम के किस्म का जो एंटी मिसाइल जो डिफेंस प्रोटेक्शन है वो दिया है यूएई को, और उसके फौरन बाद ही वो हो गए। मतलब एक तो ये भी कहा जा सकता है, जो कि मैं समझता हूँ कि देखो कितनी जबरदस्त चीज आपको दी है हमने, चाहे खुद ही पटाखे डाल दिए हों ताकि पैसे चंगे मिल जाए, ठीक है। तो अब मसला ये कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस पीपल। नेतन्याहू और मोदी को कतई हम कर ही नहीं सकते। लेकिन ईरान प्रोवोकेशन मेरे ख्याल में, अगर मैं एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट कहूं कि जबकि बातचीत चल रही है, जबकि अनलेस यूएई से अगर कोई अटैक होता, यस वन कुड हैव सस्पेक्टेड कि ईरान करेगा, लेकिन खुद डायरेक्टली इनिशिएट फायरिंग कोई लॉजिक नहीं कहता। उससे उसका अपना केस कमजोर होता है दुनिया के सामने और मीडिएटर्स के सामने। देखिए उसने अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी, जब क्योंकि अगर वो हमें इस तरह धोखा देगा, मेरी कोई भी हो, अगर पाकिस्तान भी ना हो, तीसरा बंदा, तीसरा कोई कंट्री मीडिएटर होता है, तो वो फिर कबूल नहीं करेगा ये जवाबदारी। बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो मुझे ईरान पे शक कम और मुझे इजराइल पे ज्यादा शक है। ठीक, आप समझ रहे हैं कि जो स्पॉइलर जरा ज्यादा इसके अंदर एक्टिव है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान का रोल ज़ाहिर है उसको अप्रिशिएट तो दुनिया भर के अंदर किया जा रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि हमने एक बड़ी कामयाबी के साथ चीजें ट्रैक के ऊपर लेके आए हैं। ये जो एक नई एपिसोड हमें होती दिखाई दे रही है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को किस बारे में मुहतात रहना चाहिए, या हमारा क्या गोल हो सकता है, क्या रोल हो सकता है इस जो नई इक्वेशन डेवलप हुई है इसके अंदर? मैं कुछ चीजें कहता हूँ, थोड़ी तलाश भी होंगी, लेकिन कहनी पड़ेगी जी। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को एज ए मीडिएटर करें, यस वी आर अ स्टेक होल्डर, लेकिन खुदारा इसको इंटरनलाइज ना करें। हम खुदारा खासा ना बरसरे पैकार है अमेरिका के खिलाफ, ना ईरान के खिलाफ, ना इजराइल के खिलाफ, ना यूएई के खिलाफ। लिहाजा हम अमन के दाई हैं और अपने आप को अमन के दायित्व के महदूद दायरे में ही रखना चाहे वो हमारी स्टेटमेंट्स हों
ऑफिशियल या अनऑफिशियल, या मीडिया या कमेंटेटर हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको एज अ नेशन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अब भी मैं देखता हूं गवर्नमेंट रिसोर्सेज का ज़या, अब भी मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े डाले, 4 डाले अब भी चल रहे होते हैं। खुदारा बंद करें इनको, अभी आप लोग बंद करें, दैट्स इनफ। गरीब आदमी मर जाएगा अगर खुदा न खास्ता ये जंग मजीद और बढ़ी और ये पेट्रोल आपका और महंगा 200 तक पहुंच गया। अब 400 तक तो पहुंचा दिया आपने। एक तो ये, तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं वो भी तल्ख है कि इनफ हो गया। आपकी तरफ से भी, मीडिया की तरफ भी मैं कह रहा हूं कि आप अंदरूनी जो मसाइल हमारे अपने जो है रोजगार के हैं, अभी आपके पास फर्टिलाइजर की कमी आ रही है, पानी की कमी आ रही है। एक्चुअली आप कह रहे हैं कि अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर करें। मैं जीआर बलोच साहब आपके को जाने दे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना बड़ी जबरदस्त हो रही थी। जीआर बलोच साहब पाकिस्तान के साबिक सफीर जो है वो बड़ी अपनी जो उनका एनालिसिस है इन तमाम इश्यूज के ऊपर दे रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।